Hi friends and students, welcome to Physics Fusion with Faisal Ali YouTube channel. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Faisal Ali and you are watching Physics Fusion with Faisal Ali. आज हम एनएडी पास पेपर की सीरीज में एक और पेपर सॉल्व करेंगे और ये वो पेपर है, आज का पेपर हमारे पास है 2013 का। जो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सा यूनिट जो है वो एनर्जी का यूनिट नहीं है। तो याद रहे कि आपके पास पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि एनर्जी का यूनिट है, दूसरा है किलो वॉट आवर जो कि एनर्जी का यूनिट है, सी है वॉट इनटू सेकंड, ये भी एनर्जी का यूनिट है। मतलब ए, बी और सी तीनों ऑप्शन अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी के एसआई यूनिट जूल में ही आपको जाके मिलेंगे। तो इसका बेस्ट आंसर है वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल को कहते हैं, इसलिए इसका यूनिट जो है वो एनर्जी का यूनिट नहीं है, तो वोल्ट जो है आपका आंसर है। फिर आपके पास दूसरा क्वेश्चन है यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर। ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, बी डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर, सी डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर एंड डी नन ऑफ द अबव। आप सब जानते होंगे कि यूनिट वेक्टर जो है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड रखता है 1। तो जब 1 मैग्नीट्यूड रखता है तो उसका मैग्नीट्यूड अफेक्ट नहीं करता किसी भी गिवन वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और यूनिट वेक्टर जो है वो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो करेक्ट आंसर आपके पास सी है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो कहते हैं द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी if the body moves with a dash uniform velocity, b option variable velocity, c option uniform acceleration और d option none of them। देखिए, अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जर्नी ट्रैवल करते हैं, कवर करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। एक्स वेलोसिटी मालूम करने का फॉर्मूला होता है बेसिकली r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब इट मींस आपने दो पॉइंट्स के बीच में अपनी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वो पॉइंट करीब भी हो सकते हैं, दूर भी हो सकते हैं, जहां आप जो आज चॉइस करेंगे। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है मोमेंट टू मोमेंट वेलोसिटी एट एनी टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है पूरी जर्नी की जो आप एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। अगर इन दोनों का नंबर सेम आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि v इंस्टेंटेनियस जो है वो बराबर है v एवरेज के, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, बल्कि वो यूनिफॉर्मली एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इसी वजह से ओवरऑल भी सेम आ रही है और मोमेंट टू मोमेंट भी सेम आ रही है, बिकॉज यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन रोटेशनल मोशन द फोर्स F इज एनालॉगस टू विच फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट करती है फोर्स रोटेशनल मोशन में। मतलब जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करती है वो काम रोटेशनल मोशन में कौन सा एजेंट करता है। ए ऑप्शन टॉर्क, बी ऑप्शन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सी ऑप्शन है कपल एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखें, फोर्स बेसिकली लीनियर एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और टॉर्क जो होता है वो बेसिकली एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टॉर्क इज बेसिकली अ रेप्लिकेट ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। तो फोर्स का जो एनालॉगस, मतलब जो इक्वल चीज है रोटेशनल मोशन में, उसे टॉर्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अ फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द एयर caused by their relative motion is known as। अगर मिसाल के तौर पे आपकी ये बॉडी है, आप इसे अपवर्ड मूव कर रहे हैं और बीच में आपके पास एयर है, तो जब आप इसमें से पास ऑन होंगे तो आप ऊपर की तरफ फोर्स लग रही होगी और रिफ्रिक्शन जो है, जो ड्रैग है, वो भी आपके ऊपर अप्लाई हो रहा होगा, जिसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। वी कॉल इट एज अ फ्रिक्शनल फोर्स, जिसे एयर रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है ड्रैग फोर्स, एरोडायनामिक फोर्स, लिफ्ट फोर्स और नन ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज ड्रैग फोर्स। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर। इनमें से कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। ए ऑप्शन है पोटेंशियल, बी मोमेंटम, सी फोर्स और डी है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, फोर्स ऑलरेडी वेक्टर है, मोमेंटम भी वेक्टर है, पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है।
तो इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द रिलेटिव इंटेंसिटी I upon I naught of the sound of a jet engine is 10 power 13। आपको रिलेटिव इंटेंसिटी गिवन है जेट इंजन की 10 पावर 13। द इंटेंसिटी लेवल इन डेसिबल विल बी, डेसिबल यूनिट्स के अंदर इंटेंसिटी लेवल क्या होगा? देखिए लाउडनेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉग ऑफ आई के। अगर आप इस फॉर्मूले को वेबर फ्रैक्शनल लॉ से सॉल्व करें इंटेंसिटी लेवल के लिए, तो आपके पास ये फॉर्मूला बनता है जिसमें के की वैल्यू आप 1 रखते हैं। आपने करना सिंपली ये है कि आपने इसको सॉल्व करना है आई अपॉन आई नॉट को, ठीक है। अब आपने एक फॉर्मूला, तो फिर उसके दो तरीके हैं, या कैलकुलेटर से तो आप डायरेक्ट आई अपॉन आई नॉट की जगह 10 पावर 13 रख के सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉग का कि एनी जो अगर आपके पास अगर x बराबर है लॉग y पावर n, तो आप इसे लिख सकते हैं n log ऑफ y। इस हिसाब से अगर आप इंटेंसिटी लेवल निकालना चाहें तो वो निकलेगा log ऑफ 10 पावर 13 आप इस तरह लिख सकते हैं और log को साथ में 10 करके मल्टीप्लाई कर दें। log ऑफ 10 1 होगा, तो ये जवाब आपके पास आ जाएगा 13। सिंपल, दोनों तरीके। दिस इज द सिंपल। अगर कैलकुलेटर नहीं है तो ये वाला तरीका आप यूज कर सकते हैं लॉग का फॉर्मूला इस्तेमाल करके। तो आपका करेक्ट आंसर है 13। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द पॉइंट वेयर द एम्पलीट्यूड इज 0 इन स्टैंडिंग वेव पैटर्न इज कॉल्ड अ वेव नंबर, एंटीनोड, नोड, नन ऑफ द अबव। अब स्टैंडिंग वेव्स जो आपके पास बनती हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टैंडिंग वेव्स आ गई, तो इसमें जो एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट्स होते हैं इन्हें एंटी नोड कहा जाता है, इन्हें हम ए से लिखते हैं। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। ये जो मेन लाइन पर पॉइंट्स होते हैं ये वाले, जहाँ पे वेव्स गुजर रही हैं जिन पॉइंट्स पे, इनको नोड कहा जाता है। दीज आर बेसिकली नोड्स, जीरो एम्पलीट्यूड वाले। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर्ड फ्रिंजेस formed in a layers of thin oil on a water are due to which of the following phenomena? Reflection, interference, polarization और none of the above। जो वाटर फ्लोट कर रहा होता है मिसाल के तौर पे पानी के ऊपर, उसके ऊपर जब लाइट फॉल करती है तो हमें मल्टीपल कलर्स नजर आते हैं। वो बेसिकली इंटरफेरेंस की वजह से नजर आता है। तो इन्हें इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? थिन फिल्म इंटरफेरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ। हमें फोकल लेंथ मालूम करनी है तो हम इसको 1 अपॉन पी लिख देंगे, और डायोप्टर 1 है, पी की वैल्यू डायोप्टर की 1 है, तो आपके पास 1 मीटर आना चाहिए। तो योर करेक्ट आंसर इज 1 मीटर। सो देयर मस्ट बी अ 1। सो 1 मीटर अगर आपकी फोकल लेंथ है तो आपका जो पावर है वो 1 डायोप्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू। कि वो प्रोपोर्शनल किसकी होती है? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बराबर होती है 3/2 के टी के। हाफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखें तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर होगा 3/2 के टी के। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप वी स्क्वायर मालूम करें तो हो जाएगा 3 के टी अपॉन एम, और अगर आप वी कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 3 के अंडर रेडिकल टी डिवाइडेड बाय एम। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, ये जो आप स्क्वायर कैंसिल करते हैं रेडिकल देते हैं तो इसको आप मीन स्क्वायर कहते हैं। तो बेसिकली ये अंडर रेडिकल ऑफ टी के, मतलब रूट मीन स्क्वायर जो स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी अंडर रेडिकल टी के। अगर आप टेम्परेचर डिस्कस करें तो इस प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ डबल। असल में इसका ऑप्शन ए नहीं है, डोंट कंसिडर ए ऑप्शन, इसका ऑप्शन सी होगा एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ टी होगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड बाय 1 वोल्ट। देखिए चार्ज जो होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम डिस्कस करें तो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए जो चीज आपको चाहिए वो है इलेक्ट्रिक फील्ड।
मतलब आप वोल्टेज सप्लाई करेंगे। तो अगर आप 1 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई करके किसी चार्ज को पुल या पुश मैकेनिज्म से एक्सेलरेट करवाते हैं, तो वो जो एनर्जी एक्वायर करता है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहा जाता है। 1 वोल्ट की वजह से जो एनर्जी गेन होती है या लॉस होती है, मतलब मे बी चार्ज रेजिस्ट हो रहा हो, मे बी चार्ज पुश हो रहा हो, एक्सेलरेट हो रहा हो, तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द डिवाइस विच कैन मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, एक ऐसी डिवाइस जो दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखती है डेल्टा वी, उसको बेसिकली ईएमएफ कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है सोर्स ऑफ पावर के, ऑप्शन बी है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, सोर्स ऑफ हीट डिसिपेशन और नन ऑफ द अबव। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सेल्फ इंडक्शन? नो, ट्रांसफार्मर में दो कॉइल्स होती हैं। डीसी वोल्टेज? नो। एसी जनरेटर? नो। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर काम करता है। द पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। पोटेंशियोमीटर या तो वोल्टेज डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिर वोल्टेज को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अननोन वोल्टेज को। उसके बाद हम आते हैं कलर लाइट इज डिटरमिन्ड बाय, ये लास्ट मल्टीपल लेक्चर्स में भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसका बेसिकली करेक्ट आंसर होगा वेवलेंथ। 17 क्वेश्चन है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। लेटेंट एनर्जी नहीं कहते, आयोनाइजेशन एनर्जी भी नहीं हो सकता, बॉन्ड एनर्जी भी नहीं है। देखिए अगर एटम सिंगल है और उसमें से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो आप उसको बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। लेकिन अगर मेटल सरफेस की बात हो रही है, एटम से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर सरफेस में से बाहर आएगा, तो वो कलेक्टिवली जितनी एनर्जी आपको देनी होगी सरफेस को उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे वर्क फंक्शन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इज, वो कौन सी वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो आपको चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एटम से निकालने के लिए, वो क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन ए है 90.2 नैनोमीटर, बी है 91.2 नैनोमीटर, सी है 92.2 नैनोमीटर और डी है नन ऑफ द अबव। अब देखें अगर ये हाइड्रोजन एटम है मिसाल के तौर पे और इसके फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपने इसको निकालना है। फर्स्ट शेल की बाइंडिंग एनर्जी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फ्रीक्वेंसी आपने मालूम करनी है, सॉरी इट्स नॉट अ फ्रीक्वेंसी, आपने बेसिकली वेवलेंथ मालूम करनी है, सॉरी वेवलेंथ मालूम करनी है। प्लांक्स कांस्टेंट आपके पास गिवन है, सी की वैल्यू आपके पास गिवन है। फॉर्मूला होता है E इज टू एच एफ, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी अवेलेबल नहीं है, बेसिकली वेवलेंथ अवेलेबल है, तो हम एच सी ओवर लैम्डा लिख देंगे। अब या तो आप एच और सी को पहले सॉल्व करें, फिर जूल में कन्वर्ट यूनिट मिलेगा, फिर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें, या इसका एक छोटा तरीका वे आउट ये है कि एच सी को का कांस्टेंट नंबर बराबर आता है 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप ये वैल्यू डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आसान हो जाता है, प्रॉब्लम बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपने लैम्डा कैलकुलेट करना है तो ई डिनोमिनेटर में आ जाएगा और लैम्डा उस तरफ चला जाएगा। ई की वैल्यू आप रखें मिसाल के तौर पे, बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी है 13.6, डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल हो जाएगा। नैनोमीटर आपका बेसिकली इट्स नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस नैनोमीटर, दिस इज नैनोमीटर। तो 92 नैनोमीटर वुड बी योर आंसर। तो 91 बेसिकली ये 91.7 होता है, तो ये बेसिकली 91 पॉइंट, मैं यहाँ लिख देता हूँ 91.2 नैनोमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड्स ऑन, अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है T1/2 इज इक्वल टू लॉग डिवाइडेड बाय डीके कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूले में कहीं पे भी ए ऑप्शन जो मिला है उसका जिक्र नहीं है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इसका जिक्र नहीं है, मास का जिक्र नहीं है, एनर्जी का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है ये नन ऑफ दैम इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर यूजेस एम्पलीफायर, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और नन ऑफ द अबव। बेसिकली सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स में डायोड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। कम्युनिकेशन इन वाटर इज डन बाय साउंड वेव्स, तो वाटर के अंदर जो कम्युनिकेशन की जाती है वो साउंड वेव्स के जरिए की जाती है। ये क्वेश्चन हमने लास्ट पेपर्स में भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
The changing of light speed is due to change of medium, refractive index of medium, density of the medium, और D all of the above. तीनों ही A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन तीनों ही बेसिकली फेवरेबल ऑप्शंस हैं. तीनों की वजह से ही लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन के साथ जाएंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, द वेवलेंथ ऑफ 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग हैविंग 3 लूप्स. इसका मतलब ये है कि आपके पास एक 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग है और इसके अंदर 3 लूप्स हैं. कितने लूप्स हैं? 3 लूप्स. 3 लूप्स का मतलब होगा कि ये आपकी हो गई 1 लैम्डा, 1 लैम्डा और ये हो गया 0.5 लैम्डा. तो ये कुल टोटल हो जाएगा 1.5 lambda. तो correct answer is 1.5 lambda. The device that converts DC to AC is known as rectifier, inverter, oscillator और amplifier. तो rectifier basically वो काम करता है. For 100% efficiency, which two parameters of the transformers should be equal? 100% अगर efficiency हो तो आप efficiency को कौन से पैरामीटर से चेक करेंगे? 100% efficiency चेक करने के लिए हमें ये चेक करना है कि आया पावर इनपुट बराबर है पावर आउटपुट के या नहीं. तो ये बराबर होने चाहिए. सो करंट इसका ऑप्शन नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स भी नहीं है, वोल्टेज भी नहीं है, पावर आपका बराबर होना चाहिए. दिस इज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पेपर डिस्कस करेंगे, मे बी 2012 का पेपर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.